नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां के दारू प्रखंड में करीब 30 हाथियों का आतंक पिछले 6 दिनों से लगातार जारी है। पुरनाडीह गांव में उसके आसपास के इलाकों में हाथी उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों के आने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मशाल जलाने के साथ साथ लाउड स्पीकर के जरिए हाथियों को भगाने में जुटी रही। बताया यह भी जा रहा है कि हाथियों के झुंड में एक गर्भवती हथनी भी शामिल है, जो जल्द ही बच्चे को जन्म दे सकती है। ऐसे में हाथी भी भागने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। हाथियों के भय से, हाथियों के डर से लोग रतजग्गा करने को इस वक्त मजबूर है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए हाथियों ने किस तरीके से गांव में उत्पात मचाया है। कई घरों को यहां पर हाथियों की ओर से क्षतिग्रस्त किया गया, फसलों को हाथी चट कर गए। वहीं पर जब इसकी सूचना वन विभाग को दी गई तो वन विभाग की जो टीम आई, मशाल लेकर हाथियों को भगाने में जुटी रही, लेकिन अभी तक हाथियों को भगाने में वन विभाग की टीम को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। यहाँ के ग्रामीण वन विभाग से गुहार करते करते थक गए, पर किन्हीं ने उनकी फरियाद नहीं सुनी और उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। आलम यह है कि शाम होते ही सभी ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर छत वाले घरों में चले जाते हैं। छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चों के साथ इस भयंकर ठंड में वे छत पर रहने को मजबूर है और हाथियों का झुंड अब हिंसक होता जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। मैं वन विभाग से और जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि इस पर जल्द संज्ञान लेकर हाथियों के झुंड को यहां से कहीं अन्यत्र खदेड़ने का प्रयास करें। यहाँ वो सब हट नहीं रहा। पूरे गांव और जितना फॉरेस्ट वाला खेती जो है सब खत्म कर दिया। फॉरेस्ट वाला जो है 2 घंटा आता है, हल्ला करके जाता है कि इसके बाद उन लोग कुछ नहीं असर है। पूरे खेती, घर, मनसा का एक मंदिर था, बाउंड्री मैंने करोड़ों से पार कर गया है। और बड़ी खबर आपको सरायकेला के आदित्यपुर से बताते चले, जहां पर घरेलू विवाद में 3 जिंदगियां खत्म हो गई। पारिवारिक कलह में पति ने पहले पत्नी और बेटे की हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। 3 सदस्यों के परिवार में इमानुएल टेलेरा, उसकी पत्नी एनिमा एरे और 10 साल का बेटा अंकन शामिल थे। पत्नी अनिमा रांची के नामकुम में ईएसआईसी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी, जबकि बेटा 5वीं कक्षा का छात्र था। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अक्सर अनबन होती रहती थी और कल भी दोनों के बीच झगड़ा होने की बात सामने आ रही है। हादसे के बाद पूरा घर खून से सना था और घर में शव जहां तहां पड़े हुए थे। खौफनाक वारदात की वजह क्या थी, हालांकि इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। वहीं हत्या में इस्तेमाल की गई चापड़ को भी यहां पर पुलिस ने बरामद कर लिया है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। 2 तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पारिवारिक कलह में एक पूरा परिवार खत्म हो जाता है। पति, पत्नी और एक 10 साल का बेटा इसमें शामिल। पहले पति ने अपनी पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतारा, उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। इस वारदात के बाद इलाके के लोग बिल्कुल उनमें हड़कंप मचा हुआ है और इस वक्त पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है, जहां पर यह पूरी घटना हुई और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बस्ती के लोगों के द्वारा मुझे सूचना मिली कि सुबह से लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा था और कोई लाइट वगैरह नहीं जल रहा है। लग रहा है कि कुछ हुआ है, सुसाइड किया कि क्या हुआ। अच्छा। फिर हम लोग यहाँ आए तो देखे कि तीनों दंपति जो है आपस में कटा हुआ दिख रहा है। औरत का कटा हुआ, बच्चा लोग कटा हुआ। शेयर गाड़ी के साथ आए। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद पता चला कि एक पुरुष, एक महिला और एक 10 से 11 साल का बच्चा, तीनों का पेट पड़ा हुआ। और धनबाद के बाघमारा थाना क्षेत्र बीसीसीएल ब्लॉक में शनिवार देर रात सीआईएसएफ ने कोयला चोरों पर फायरिंग की थी। 4 कोयला चोरों की इसमें मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं एक कोयला चोर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल कोयला चोरों का शव परिजनों को नहीं सौंपा गया है। शवों के पहुंचने पर विधि व्यवस्था की समस्या न हो, इसे लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती भी कर दी गई है। वहीं बोकारो जिला से भी पुलिस बल को बुलाया गया है ताकि जो स्थिति है वो नियंत्रण में रह सके। तो परिजनों को अभी तक शव जो है वो नहीं सौंपा गया है। 4 कोयला चोरों की कल मौत हुई थी। उसके बाद एक कोयला चोर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि इस वक्त जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि आरोपी जो अधिकारी उन पर कार्रवाई भी
जल्द से जल्द की जाएगी। अवैध कोयले कारोबार में 4 कोयला मजदूरों की जान चली गई। सीआईएसएफ के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई थी शनिवार बीती रात को, और उस घटना में 4 कोयला चोरों की जान चली गई। वहीं एक कोयला चोर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी हम बाघमारा थाना के समीप खड़े हैं और यहाँ पर विधि व्यवस्था उसे लेकर नहीं बिगड़े, इस कारण से भारी संख्या में महिला और पुलिस फोर्स को मंगाया गया है। थाना में बैठे वरीय अधिकारी उन्हें टास्क दे रहे हैं कि यहाँ क्षेत्र में वो भ्रमण करते रहे और किसी भी तरीके से विधि व्यवस्था ना बिगड़े, इसका वो ध्यान रखें। यहाँ पर धनबाद जिले के अलावा बोकारो जिले से भी पुलिस बल को बुलाया गया है ताकि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो। वहीं बताया जा रहा है कि इस मामले में सीआईएसएफ ने एक एफआईआर भी दर्ज कराई है। जिस मैगजीन से गोली चलाई गई थी, जिस हथियार से गोली चलाई गई थी, उस हथियार को भी फिलहाल जब्त कर लिया गया है, उसे सील कर दिया गया है। फिलहाल उन चारों जो कोयला चोर थे उनका शव यहाँ नहीं पहुँची है और यही कारण है कि विधि व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके कारण कल से यहाँ पर फोर्स की तैनाती लगातार देखी जा रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और देखिए, धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार संगठित रूप से जारी है और सिस्टम में बैठे लोगों पर ही इसे बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। वहीं यह भी आरोप है कि इसमें शामिल बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि गरीब लोग ही इसमें शिकार बनाए जाते हैं। पूरे मामले की जांच के लिए रांची से सीआईडी की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोयला चोरों को गोली मारने को गलत बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे कोयला चोरी को क्लीन चिट नहीं देंगे, लेकिन जो भी पुलिस अधिकारी इसमें शामिल है उन पर सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। आईडी की तरफ से हम लोग आए हैं। हम लोग फिंगरप्रिंट और फोटो की टीम है। रांची से आए सर? बिल्कुल रांची से आए हैं और अभी तो हम लोग केस को जरा समझेंगे। समझने के बाद में इसमें हम लोग बताएंगे, जो भी ब्रीफिंग कराना हो आपको इस केस के बारे में। ऐसी वजह हो रही है कि आपको गोली चलानी पड़ रही है, लोगों की हत्या करनी पड़ रही है, क्योंकि आप के माध्यम से जब ऑर्गेनाइज क्राइम होगा, संगठित लूट होगी, तो निश्चित तौर पर उसको देखकर गरीब गुरबा का भी मन जो है मचलेगा। मतलब जो हीरा की चोरी कर रहे हैं उनके लिए कोई सजा नहीं, जो खीरा की चोरी कर रहे हैं उसके लिए सजा है उसको। और गोड्डा में बेखौफ बाइक चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यहां नगर थाना क्षेत्र के शांतिनगर से कल शाम घर के आगे लगी बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। चोरी की हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप देखिए किस तरीके से 2 युवक बाइक से आते हैं। इसमें से एक युवक घर के बाहर लगी बाइक को चाबी लगाकर स्टार्ट करने की कोशिश करता है और स्टार्ट करता भी है और फिर बाइक लेकर रफू चक्कर हो जाता है। घर वालों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी है, जिसके बाद पुलिस इसी फुटेज के आधार पर चोर को पकड़ने में जुटी हुई है। जगह पूजा था नदी किनारे में, हम और अपनी वाइफ के साथ हम गए थे और वहाँ से हम लोग 2:15 बजे जो है हम लोग लौट करके आए और हम अपने दरवाजे पर गाड़ी लगाए। गाड़ी लगा करके हम ऊपर गए और ऊपर से हम खाना पीना खा करके फिर थोड़ी देर बच्चे लोगों के साथ थे और उसके बाद जब हम उतरे तो देखे कि मेरी गाड़ी नहीं है। कौन सा गाड़ी था? सुपर स्प्लेंडर था, उसका नंबर है JH17J9660। बेरमो विधायक अनूप सिंह से आयकर विभाग की टीम आज पूछताछ कर सकती है। आयकर विभाग ने 5 नवंबर को विधायक के रांची, बोकारो और पटना के ठिकानों पर छापेमारी की थी। टैक्स चोरी के संदेह में ये छापेमारी की गई थी, जिसमें कई कागजात भी जब्त किए गए थे। इन्हीं दस्तावेजों के तथ्यों का सत्यापन आज उनसे पूछताछ के बाद किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ पहुंचकर विधायक अनूप सिंह सारे मामले में अपना पक्ष रखेंगे। वहीं ईडी ने अनूप सिंह के घर से मिले दस्तावेजों के बारे में जानकारी भी मांगी है। ये भी कहा जा रहा है कि ईडी की पूरे मामले में एंट्री के बाद जांच का दायरा अब और भी ज्यादा बढ़ सकता है और विधायक की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
झारखंड में हेमंत सरकार के विधायक फिलहाल अलर्ट मोड पर रहेंगे। इसे लेकर सभी विधायकों को नसीहत भी दे दी गई है। दरअसल सत्ताधारी विधायकों का ये मानना है कि बीजेपी का षड्यंत्र अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में वे हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। विधायकों ने कहा कि राज्य की जनता को भी बीजेपी से सचेत रहने की जरूरत है। यही था कि बेवजह आप लोग यहाँ नहीं रहिए, अपना अपना क्षेत्र में लौट जाइए। जो विधायक है वो अपना क्षेत्र में जाकर अपना जनता के बीच में काम करे और जरूरत पड़े तो फिर आप आइए। इनका षड्यंत्र तो लगातार सरकार बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र रहा और ये षड्यंत्र से ही बाज आने वाले भी नहीं हैं। तब है क्या कि इलाके में काम होना चाहिए और इसके लिए सभी लोगों को भाई से भी लोग तैयार हैं और तैयार भी रहना चाहिए। पूरा जो जैसा परिस्थिति आएगा वैसा उसको उसके साथ खिलाड़ी हैं। ये धूर्त लोमड़ी की तरह हैं, मौका देखते तुरंत झपट्टा मारेंगे। इसलिए हम लोग को सजग रहना है। खास करके हमारे विधायकों को, हमारे क्षेत्र की जनता, सब लोगों को भी यही बोला गया है कि सभी लोग सजग रहें। हमारा हक और अधिकार छीनने वाला चतुर व्यापारी, चूंकि ये व्यापारियों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, इनके पास धन बल की कमी नहीं है और धन बल की ताकत पर ये सोचते हैं कि आज तो पूरा देश बेच रहे हैं मोदी जी, तो पूरा देश बेच के विधायकों को खरीद लेंगे, सांसदों को खरीद लेंगे और भी बहुत नेताओं को खरीद लेंगे। कई जगह सफल भी हो गए, लेकिन झारखंड में दाल नहीं गलेगी। तो आप देखिए यहां पर जेएमएम के जो भी नेता है, यानी कि महागठबंधन के जो भी नेता है, वह पूरी तरीके से तैयार है और ये कहा जा रहा है कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए उनकी पूरी तैयारी मुकम्मल तरीके से की गई है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की ओर से आज रांची से इसकी शुरुआत की जाएगी, वहीं 25 नवंबर को दुमका में इस आंदोलन का समापन होगा। झारखंड की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी शह और मात का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी ईडी दफ्तर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद सीएम के बयान पर एक बार फिर बीजेपी ने आंखें तरेरी है। सोमवार से हेमंत सरकार को घेरने के लिए बीजेपी बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है। रांची से शुरू हो रहा ये आंदोलन 25 नवंबर को उप राजधानी दुमका में समाप्त होगी। इस दौरान बीजेपी हेमंत सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाकर भुनाने की कोशिश करेगी। 263 प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हुए और 2,73,000 लोग उसमें शामिल हुए। इसी आंदोलन को हम आगे बढ़ाना की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। अब हमारे जिले में भी कार्यक्रम कल से शुरू होगा और वो कार्यक्रम 25 तक चलने वाला है। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है। वित्तीय अराजकता छाई है, विधि व्यवस्था खराब हो चुकी है और पिछले 32 महीनों से राज्य में हर तरफ सरकारी योजनाओं में लूट मची है, जिसके जवाब में हेमंत सोरेन ने 3 दिन पहले ही ईडी के सवालों का जवाब देने के बाद जोरदार जवाब दिया था। चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे ये झारखंड हो, इन्हीं जगहों पर क्यों कार्रवाई हो रही है? क्या पूरा देश भाजपा का शासित राज का लोग दूध का धुला हुआ है क्या? कुल मिलाकर झारखंड में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में शक्ति प्रदर्शन की राजनीति चल रही है। अभी 4 दिन पहले भी जब हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में हाजिर होना था, तो जेएमएम और साथ ही कांग्रेस ने रांची से लेकर पूरे प्रदेश में जोरदार एकजुटता दिखाई थी और अब सत्ताधारी दलों को जवाब देने के लिए बीजेपी सोमवार से सरकार को घेरने के बहाने आंदोलन छेड़ने जा रही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। राजधानी रांची से उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं का असर अब लगातार देखने को मिल रहा है। इसी का असर है कि राजधानी का पारा हर दिन गिरता जा रहा है। रांची के कांके में सोमवार की सुबह न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी वासियों की अगर माने तो अभी दिसंबर और जनवरी बाकी है और उसके पहले से ही नवंबर की ठंड से लोगों की परेशानी शुरू हो गई है।
हालांकि राजधानी रांची में सुबह से ही लोग चाय की चुस्कियों के सहारे ठंड को भगाते नजर आए। राजधानी में लोगों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में एक बार ठंड फिर लोगों को सताने लगी है और ठंड की वजह से अहले सुबह ही लोग जो हैं गर्म कपड़ों में नजर आते हैं। राजधानी रांची के कांके में आज सुबह का जो न्यूनतम जो पारा है वो 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सुबह में अपने घरों से निकले हैं और किस तरीके से गर्म कपड़े में चाय की चुस्कियों के साथ नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पारा राजधानी का गिर रहा है, कितना एहतियात आप लोग बरतते हैं? हम लोग तो बरतते हैं एहतियात। ठंडा अभी और बढ़ेगा, अभी तो शुरुआत है, अभी देखते जाइए आगे बहुत ठंडा गिरेगा। इसमें आग का व्यवस्था करना चाहिए, हर चौक चौराहा में जलना चाहिए। 4 पॉइंट कुछ है, आपके हाथ भी कांप रहे हैं। 4 पॉइंट कुछ है और इधर भी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम प्रशासन से मांग करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि चौक चौराहा में अलाव का व्यवस्था करे और जो गरीब लोग हैं जिनको बहुत तकलीफ हो रही इस ठंड में, उनको कंबल उम्बल वितरण करने का सरकार काम करे, प्रशासन काम करे, यही हम लोग का डिमांड है। यहाँ तो ऑटोमेटिकली है कि गर्म कपड़ा बिना ड्यूटी कर नहीं पाएंगे, इसलिए गर्म कपड़ा लेके चलना पड़ता है। और दूसरी बात क्या है कि सरकार से हम डिमांड करते हैं कि जो ये शहर के अंदर में जितने भी गरीबी आदमी जो बोतल ये सब प्लास्टिक वगैरह के बीच वो चुनने के काम करती है, उस सबको सर्वे करा करके सरकार नगर निगम के माध्यम से उन लोगों को गर्म कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए। आपने सर ठंड पर कितने कपड़े पहने हैं? मैं तो देख रहा हूँ 3-4 कपड़े हैं। 3-4 कपड़ा तो पहने हैं। ठंड है तो ठंड का तो महसूस तो होता है। उसके बाद में बस वही चाय पी रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर चाय बनाने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। ये बोल रहे हैं कि ठंड के दिनों में चाय की बिक्री बढ़ जाती है। बढ़ जाती है भैया, चाय तो सहारा है ठंडी का। लोग किसी प्रकार से चाय पी करके जीवन यापन करें अपना। ठंड के दिनों में जो स्टील के बर्तन की चाय या फिर जो मिट्टी का बर्तन है, चाय बहुत अच्छा लगता है सर। मिट्टी का बर्तन का ही प्रयोग करते हैं अधिकांश लोग, और हम भी वही करने जा रहे हैं। अभी भी 1-2 दिन में कर देंगे व्यवस्था उसका भी। बिल्कुल ठंड के दिनों में राजधानी के लोग जो हैं सुबह ठंड भगाने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी मांग कर रहे हैं कि अलाव के साथ साथ जो गरीब है, जो सड़कों पर रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, उनके लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था सरकार और प्रशासन की ओर से की जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड की हेमंत सरकार ने एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए सबको चौंका दिया है। आदिवासी, मूलवासी और ओबीसी आरक्षण पर फैसला लेने के बाद इस बार सरकार ने शहरी आबादी को साधने की योजना तैयार की है। हेमंत सोरेन सरकार ने बिना नक्शे वाले निर्माण और मकान को नियमित करने का फैसला लिया है और इसको लेकर तैयार प्रारूप पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड के शहरी इलाकों में बगैर नक्शा के मकान में रहने वाले लोगों को हेमंत सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। अब उनके मकान या निर्माण को तोड़ने का खतरा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। सरकार ने बगैर नक्शा वाले मकानों और निर्माण को नियमित करने का फैसला लिया है। इसे लेकर तैयार प्रारूप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी भी दे दी है, जिसका सीधा लाभ राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में 10 लाख से ज्यादा बगैर नक्शा वाले मकानों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। तो ये कदम, ये पहल बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और इससे लोग जो है तो लाभ मिलेगा। हेमंत सरकार की ओर से तैयार प्रारूप में 3 मंजिला मकान तक को शामिल किया गया है और इसका लाभ 31 दिसंबर 2019 से पहले बने मकान के मालिकों को ही मिलेगा। आम लोग भी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। के मन में जो शंका थी कि मकान बना के पूंजी पूरा जीवन भर का उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, कहीं बाद में गैर कानूनी न हो जाए, इसलिए सरकार ये जो काम की है जनता के लिए बहुत सहयोग की बात है। हालांकि सरकार के इस फैसले को लेकर आम लोगों के कुछ सवाल भी हैं, जिसका जवाब वे सरकार से जानना चाहते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जो जमीन का रजिस्ट्री नहीं कराए हैं, उनकी म्यूटेशन नहीं हुआ, अंचल से रसीद नहीं किया, क्या उनको भी नियमित करेंगे? क्या रेवन्यू थाना के अंतर्गत तो जो दूसरे इलाका से आकर सिर्फ एग्रीमेंट पर घर बना लिया, क्या उसको नियमित कर देगी सरकार और उसको खतरे से बाहर कर देगी? वो तो संकित है। भूयारी जमीन पर जो मकान बना है, क्या उसको आप नियमित कर देंगे?
बगैर नक्शा वाले मकानों को नियमित करने का मुद्दा झारखंड की राजनीति में बहुत पहले से ही उठता रहा है। बीजेपी की सरकार में भी इसे लेकर खूब चर्चा होती रही, पर तत्कालीन सरकार ने इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। अब जबकि हेमंत सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है, तो बीजेपी इसे घोषणा की राजनीति बताने में लगी है। ये तो घोषणा करने वाली सरकार है। सिर्फ घोषणा करके और उन घोषणाओं को अमल नहीं करना, ये राज्य की सरकार की फितरत है। सरकार के इस निर्णय से बगैर नक्शा वाले मकान और निर्माण में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। अगले 1 महीने तक सरकार ने आम लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। अगर ये लागू होता है तो सरकार के खजाने में राजस्व के तौर पर न सिर्फ धन की बारिश होगी, बल्कि शहरी क्षेत्र में सरकार के प्रति लोगों का झुकाव भी बढ़ेगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी रांची समेत राज्य भर में बिजली की कटौती से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। हालात ये है कि पिछले 2 हफ्ते से राजधानी रांची में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग कर बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि राज्य को सेंट्रल पुल से ही कम बिजली मिल रही है और इसी वजह से राजधानी रांची के तीनों ग्रिड कांके, नामकुम और हटिया ग्रिड को उनकी मांग की तुलना में आधे से भी कम बिजली मिल पा रही है। हटिया ग्रिड का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची समेत राज्य भर के लोग पिछले 2 हफ्ते से बिजली की समस्या से बेहद परेशान हैं। उन्हें कम बिजली मिल रही है। खासकर राजधानी की बात करें तो पिछले 2 हफ्ते से 4 से 6 घंटे जो लोड शेडिंग की जा रही है, लिहाजा लोग परेशान हैं। खासकर इसका असर जो है इंडस्ट्री पर ज़्यादा पड़ रहा है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के हटिया ग्रिड में, जहां से महत्वपूर्ण इलाके जो राजभवन हो, विधानसभा, धुरवा, हरमू, कांके, तमाम इलाकों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम सीधे जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिजली की कटौती की वजह क्या है। हमारे साथ संपूर्णा जी हैं। इस संपूर्णा जी, अगर बिजली की कटौती की बात करें तो कटौती की वजह क्या, परेशानी कहाँ रही है? सर, परेशानी, मेन परेशानी है कि हम लोग सेंट्रल पुल से पावर बहुत कम आ रहा है और पावर कम आने के कारण हम पावर उतना ही दे पा रहे हैं जितना हम लोग आगे सेंट्रल पुल से या SLDC से निर्देश हम लोग को मिलता है। और ये सर राजधानी के ये 3 महत्वपूर्ण ग्रिड है, हटिया, कांके और नामकुम, और तीनों ग्रिड में ही पावर कम आ रहा है। और ये अधिकांश पूरे रांची में इसी तीनों ग्रिड से ही बिजली और उसके आसपास इलाकों में बिजली हम लोग देते हैं। वर्तमान में कितना मिल रहा है आपको? वर्तमान में मेरा 40 से 50 मेगावाट मिल रहा है। और आपको मिलना कितना चाहिए, जरूरत कितने की है? कम से कम हमको चाहिए कम से कम 120 से 130 मेगावाट चाहिए। मतलब कि 120-30 मेगावाट की आपको ज़रूरत है, मिल रही है मात्र 40 से 50। अभी 50 चल रहा है मेरा, लेकिन कभी किसी टाइम होता है कि 40 मेगावाट पे भी हम लोग चलाना पड़ता है, जो काफी आधे से कम बिजली मिल रही है। बिल्कुल, आधे से भी कम। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बात करें तो देख रहे हैं विधानसभा, राजभवन, तमाम महत्वपूर्ण इलाकों में यहाँ से बिजली की आपूर्ति की जाती है। आखिर समस्या से निपटारा होगा तो कब लगता है? आपने तो ऐसी कई परिस्थिति आपने देखी है। हाँ, तो हमको सेंट्रल डिस्पैच से हमको पावर मिलेगा तो सब सारा 33 kV फीडर को फुल कर देंगे ना। हाँ। मतलब कि ये हालात कब तक सुधरने की उम्मीद है? अभी तो सर तो सेंट्रल डिस्पैच ही जानेंगे, है ना। अधिकारियों से कोई बात नहीं होती? अधिकारियों को परेशानी बताते होंगे तो क्या बताते हैं? हाँ, वो लोग तो कुछ नहीं बता पा रहे हैं ना, तो है ना, सरकार की बात है ना। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये परेशानी खत्म हो, ताकि ठंड के दिनों में जो उनकी जिंदगी की रफ्तार है वो सुचारू रूप से चल सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।